नमस्कार दोस्तों, मैं अभय त्रिपाठी आप सबका स्वागत करता हूं एक लर्निंग यूट्यूब चैनल में। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, DSSB-PRT के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और इस पीडीएफ, अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और वहाँ पे क्लास के बाद ये वीडियो का लिंक और ये पीडीएफ दोनों डाल दी जाएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन क्या है, विच कमीशन हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेटिंग चिल्ड्रंस विद डिसेबिलिटीज ड्यूरिंग द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। ठीक है, पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में कौन सी कमीशन ने हाईलाइट किया है? ठीक है, इसके बारे में हमसे पूछा गया है। ठीक है, ठीक है, कमीशन के बारे में पूछ रहा है और कब पूछ रहा है? पोस्ट इंडिपेंडेंस। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद की अवधि के दौरान किस आयोग ने विकलांग बच्चों को शिक्षित करने के महत्व पर प्रकाश डाला है? ठीक है, किस आयोग ने डाला है भाई? आपको पता है, जैसा कि मैंने थ्योरी क्लासेस में आप सबको कई सारे आयोगों के बारे में बताया था, तो आप सबको इसका आंसर पता होना चाहिए। बताइए कौन सा आंसर है? नेशनल नॉलेज कमीशन, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2009 इसने कहा था, या यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन जो 1949 में आया था, या सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन जो 1953 में आया था, या कोठारी कमीशन जो कि 1966 में आया था। देखिए, यूनिवर्सिटी कमीशन जो है ये किसके द्वारा आया था? राधा कृष्ण इसके चेयरपर्सन थे। ठीक है, और इसमें यूनिवर्सिटी के एम्स में चेंज करना, ठीक है, और यूजीसी का गठन करना, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, यूजीसी का गठन करना, हाँ, यूजीसी का गठन करना। और फिर क्या है आपका सेकेंडरी एजुकेशन में, सेकेंडरी एजुकेशन के ऊपर फोकस किया गया था। और कोठारी आयोग जो है, कोठारी आयोग ने किसकी डिसेबिलिटी ड्यूरिंग द एजुकेटिंग चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज के बारे में किस आयोग ने, किस कमीशन ने बात की थी? कोठारी कमीशन ने बात की थी। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आया होगा। ये कब आया था? 2022 में आया है। ठीक है, पीआरटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, या क्या पूछ रहा है? विच कमीशन रिकॉग्नाइज द स्ट्रेंथिंग of social and national integration as a one of the main goal of education। मेन गोल ऑफ एजुकेशन किसको कर दिया? सोशल और नेशनल इंटीग्रेशन को। ठीक है, किस आयोग ने सामाजिक और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने को शिक्षा के प्रमुख लक्ष्यों में से एक माना? किस आयोग ने? ये कब आया है भाई आपका? 2022 में पूछा गया है। ठीक है, बताइए किस आयोग ने? नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1988, या रिवाइज नेशनल पॉलिसी 1992, या एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया जो कि आपका है 1964 से लेके 1966 के बीच में जो आया था, या सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने, किस कमीशन ने किया था भाई? एक बार बताइए इसको जल्दी से। तो जैसा कि आप सबसे बताइए क्या आएगा इसका आंसर? बस, ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि आपका क्या आया है 1964 से 1966 के बीच में। आप अगर क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ रहे हो तो आप कुछ आंसर का अगर आंसर आपको नहीं पता, जैसे सपोज करो इसका आंसर आपको नहीं पता था, तो आप कैसे आंसर निकाल सकते हैं? इसमें किसके बारे में पूछा जा रहा है? कमीशन के बारे में पूछा जा रहा है, आयोग के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये देखिए, ये क्या है? नेशनल पॉलिसी है, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन है। ये क्या है? रिवाइज नेशनल पॉलिसी, जो कि ये रिवाइज हुई थी। ठीक है, और ये क्या नाम है? सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। तो आपका देखिए दो कमीशंस हैं, ये तो पॉलिसी हो गई, रिवाइज पॉलिसी और नेशनल पॉलिसी। तो आपका सेकेंडरी एजुकेशन में आपको पता है सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में बात की गई है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया 1964 टू 1966। ठीक है, आई होप आपको ये
समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, हु प्रपोज द प्लान ऑफ एक्शन इन द ऑल इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस हेल्ड एट वाड्रा इन अक्टूबर 1937। बताइए किसने किया था, बताइए। अक्टूबर 1937 में वाड्रा में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्र शिक्षा सम्मेलन में किस शिक्षा की योजना किसने रखी थी, शिक्षा की योजना किसने रखी थी? गोपाल कृष्ण गोखले या जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, या सुभाष चंद्र बोस या महात्मा गांधी। तो ये किसने रखी थी? महात्मा गांधी जी ने रखी थी। ये कब पूछा गया है? आपसे पूछा गया है 2022 में, ठीक है। आप इसको कैसे समझ सकते हो? अक्टूबर में है और एजुकेशन से रिलेटेड गांधी जी के भी बहुत सारे विचार हैं जो कि हमसे पूछे जाते हैं। और इस टाइम फ्रेम में दो एजुकेशनिस्ट हो सकते हैं आपके, एक पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी जी। इनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और अक्टूबर को कनेक्ट कर लीजिए, अक्टूबर 1937, ठीक है। अक्टूबर में 2 अक्टूबर को गांधी जी का जन्मदिन है, तो इससे कनेक्ट कर लीजिए। महात्मा गांधी जी ने इस सम्मेलन का ये किया था, ठीक है। नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अकॉर्डिंग टू द राइट ऑफ एजुकेशन 2009, हाउ मैनी मिनिमम वर्किंग डेज आर रिक्वायर्ड इन अ ईयर फॉर फर्स्ट टू फिफ्थ ग्रेड के लिए, ठीक है। 2009 में जो RET आया था, ठीक है, द राइट टू एजुकेशन, उसमें कितने दिन का स्कूल होना चाहिए? पूरे साल में इतने दिन स्कूल खुलने ही चाहिए। वो कितना था भाई? आपको पता है? अगर पता है तो बताइए, ऑप्शन A, B, C या D। तो इसका क्या है? ऑप्शन A, 200 दिनों तक। कितने दिनों तक? 200 दिनों तक स्कूल खुले होने चाहिए, ठीक है। और ये आपका 2019 में पूछा गया है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडर विच सेक्शन ऑफ RT एक्ट 2009 द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूट अ स्कूल मैनेजमेंट कमेटी हैज बीन मेड, ठीक है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के किस अनुच्छेद के तहत स्कूल प्रबंधन समिति के गठन करने के लिए प्रावधान किया गया है? तो कौन से का किया गया है भाई? आपका सेक्शन 21, अनुच्छेद 21 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 21 के तहत क्या किया गया है? आपका स्कूल प्रबंधन समिति का गठन किया गया है, ठीक है। आई होप आपको ये भी क्लियर होगा। और ये कब पूछा गया है? 2022 में ये भी पूछा गया है, ठीक है। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू द राइट ऑफ एजुकेशन 2009, ठीक है। अब देखिए रिसेंट टॉपिक से क्या है। एक तो आपसे किससे पूछ रहा है? RTE से पूछ रहा है। RT 2029 से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अभी देखा आपने शिफ्ट वाइज कितने क्वेश्चन हैं, ठीक है। विच इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? स्कूल में चार्ज कैप्टिज्म फीस, ठीक है। स्कूल क्या कर कैप्टिज्म फीस लगा सकता है? या स्कूल कैन यूज द स्क्रीनिंग प्रोसेस फॉर द एडमिशन, स्कूल प्रवेश के लिए स्क्रीनिंग प्रतिक्रिया का प्रयोग कर सकता है। तो RTE जो है ये दोनों को निषेध करता है, ठीक है। ये दोनों नहीं होना चाहिए कि आप कैप्टिज्म फीस लेंगे। तो ऐसे जो बड़े बड़े स्कूल हैं, बहुत बड़े स्कूल हैं, वो तो उनकी कैप्टिज्म फीस बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो आम आदमी तक कैसे पहुंच पाएगा, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ों को निषेध करता है। तो नाइदर फर्स्ट एंड नॉर सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू एजुकेशन कमीशन विच लैंग्वेज शुड बी यूज इन ए प्राइमरी एजुकेशन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टूडेंट। बच्चे को अच्छे से समझाया जा सके, ठीक है। शिक्षा आयोग के अनुसार छात्रों की बेहतर समझ के लिए प्राथमिक कक्षा में कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए? कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए? मदर टंग का, ठीक है। प्राइमरी में किसका किया जाना चाहिए? मदर टंग का। और ये क्वेश्चन कब आया है? 2018 में आपका आ चुका है, ठीक है। समझ में आया आप सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एज पर एनसीएफ 2005 चिल्ड्रन क्या है, चिल्ड्रंस के पास क्या होता है, हैव अ इनेट फ्रॉम बर्थ अवेलेबल टू एक्वायर लैंग्वेज, ठीक है, बच्चे में जो है जन्म से भाषा अर्जित करने की सहज क्षमता होती है या परिवेश से सीखता है, ठीक है, और साथियों से सीखता है, और बच्चे को शिक्षित किया जाना चाहिए, बच्चे को एजुकेट किया जाना चाहिए। तो एनसीएफ किस पे जोर देता है, इन सारी चीज किस पे जोर देता है आपका, इन सारी चीज, ये सारी चीज ठीक है, बट किस पे जोर देता है कि बच्चे के अंदर जो सीखने की भाषा अधिगम की है वो इनर एबिलिटी होती है, वो जन्म के साथ पैदा होता है अर्जित करने की क्षमता को लेकर, ठीक है। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा आपका, आंसर नंबर ए। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन मीन्स, यूनिवर्सलाइजेशन, ठीक है, शिक्षा के सार्वभौमिकरण का क्या अर्थ है, सार्वभौमिकरण करने का अर्थ क्या है, एबिलिटी ऑफ एजुकेशन एवरीवेयर, हर जगह, अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक नीड ऑफ द चिल्ड्रंस एंड प्लेस, ठीक है, उस जगह के और बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग एजुकेशन को प्रोवाइड करना, या इसका क्या है, एबिलिटी ऑफ एजुकेशन एट एनी प्लेस, किसी भी जगह शिक्षा हो, एबिलिटी ऑफ एजुकेशन एट एनी प्लेस और एनी टाइम हो, या आपका एबिलिटी ऑफ एजुकेशन एट एनी टाइम हो। तो इसका सही आंसर क्या है, एबिलिटी ऑफ एजुकेशन एवरीवेयर अकॉर्डिंग टू स्पेशल नीड ऑफ द चिल्ड्रंस एंड प्लेस, ठीक है। ये तीनों आपके गलत हो जाएंगे। और इसको देखो, आप अगर डीप नॉलेज के थ्रू जाओगे, ठीक है, डीप ऑप्शंस को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन से ऑप्शंस नहीं हो सकते। देखो, अगर मान लीजिए सिर्फ एक को रखता तो ये क्या, एबिलिटी ऑफ एजुकेशन एट एनी प्लेस, ठीक है, और एनी टाइम, तो दोनों को अलग अलग दे चुका है, ठीक है। अगर दोनों चीज को इंक्लूड करता तो ये वाला ऑप्शन हो सकता था, ठीक है, ये वाला ऑप्शन हो सकता था, ठीक है। लेकिन तो जब आपको इन ऑप्शंस को भी दे दिया है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा, ये होगा। और आपने अगर इसके बारे में थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो ये किस चीज़ के बारे में बात करता है, एबिलिटी ऑफ एजुकेशन एवरीवेयर, शिक्षा हर जगह उपलब्ध हो, ठीक है, और बच्चे के अकॉर्डिंग करें, हम बच्चे की स्पेशल नीड के अकॉर्डिंग करें, और क्या है, उसके उस जगह उस परिवेश के अकॉर्डिंग करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि हमारा 10वां क्वेश्चन है, ठीक है। देखो, टीचर्स आर रिक्वायर्ड टू अंडर गो इन सर्विस ट्रेनिंग, उसको क्या रिक्वायर्ड होता है, तो टीच द इंक्रीजिंग कल्चरल क्लासरूम इंटीग्रेट स्टूडेंट विद स्पेशल नीड्स, ठीक है, क्या तेजी से बहु सामाजिक छात्रों जो अलग अलग समाज से आते हैं में पढ़ाना, विशेष जागरूकता छात्रों की एकत्रित करना, या इसका क्या है, यूज ऑफ आईटीसी फॉर टीचिंग इफेक्टिवली, ठीक है, पढ़ाने के लिए आईटीसी का यूज करें इफेक्टिवली, ठीक है, टू एंगेज इन इवेल्युएशन एंड अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस, ठीक है, ये प्रोसेस भी ठीक है, ये भी यूज करना चाहिए और ये भी होना चाहिए। बट सबसे क्या बात कर रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है, अंडर गोइंग सर्विस के बारे में, सर्विस ट्रेनिंग के बारे में कर रहा है। तो क्या करना है, टू कंटिन्यूसली अपग्रेड देयर प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज, ठीक है, अपनी व्यावसायिक दक्षताओं के निरंतर उन्नयन, ठीक है, उन्नति करना, ठीक है, क्या करना कि नई नई चीज़ों को सीखते रहना, अपने प्रोफेशनल नॉलेज को बढ़ाते रहना, ठीक है, और ये करना। तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव आंसर क्या होगा, ये होगा। तो आपका ये कब 2018 में पूछा गया है, ठीक है। तो ये आज हमारा आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा, ठीक है, क्लास अच्छी लगी होगी। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, और कमेंट करिए अपने सजेशन को, जिससे हमारी क्लास और भी बेटर हो सके, ठीक है। और मैं आप सबके लिए ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट MCQs PYQ लेके आता रहूँगा, ताकि आप सबकी तैयारी और इवैल्यूएशन आप खुद कर सको कि कितना आता है आपको, ठीक है, कितनी नॉलेज है। अगर आपको ये वीडियोस कैसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप 10 मिनट भी 5 मिनट भी कभी भी रात को सुबह शाम जब भी आप फ्री हो
जब भी आप फ़ोन चला रहे हो तो इस वीडियो को देख लिया, ना ज़्यादा बड़ी है ना ज़्यादा छोटी है। आपको 10 से 15 मिनट या 20 मिनट की वीडियो जो है उसको अगर 2x पे करके देखते हैं या 1.5 पे करके देखते हैं तो बहुत जल्दी आप देख लोगे, और फिर आपके इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस आपके बनेंगे भी। ठीक है, PYQ है। एक चीज़ बताऊँ, किसी भी एग्ज़ाम में, कोई भी एग्ज़ाम है जो आज का कंपटीशन का है, तो आप अगर देखोगे उस चीज़ को, अगर एनालाइज करोगे, तो जनरल की भी कट ऑफ अगर मान लीजिए 200 नंबर का पेपर है, ठीक है, 200 नंबर का अपना पेपर आता है। ठीक, एक मिनट मैं आपको समझाता हूँ। 200 नंबर का अपना पेपर आता है, ठीक है, 200 नंबर का अपना पेपर आता है। अगर आपका 140 प्लस टारगेट है, ठीक है, तो कितने परसेंट बने? ये डबल जीरो से डबल जीरो ये कट गया, आपका 70% बनाना, 70% बना। ठीक है, तो जो कंपटीशन की दुनिया है उसमें ज़्यादा आपको 99% एक्यूरेसी, 90% एक्यूरेसी नहीं लाना है कि आप सारे क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, 99% नहीं ला सकते आप। 80% तक भी अगर आप कर रहे हो सही, बिल्कुल सही, ठीक है, तब भी आपका सिलेक्शन जनरल कट ऑफ में हो जाएगा, जनरल कट ऑफ में हो जाएगा। अगर सीट्स बहुत ही कम आ रही हैं तब तो उसकी अलग बात है, नहीं तो आप 160 में, आप एक बात बताइए, 160 में आपका सिलेक्शन नहीं होगा? होगा, बड़े प्यार से होगा। ठीक है, अब कुछ बच्चे बोलेंगे पिछली बार की कट ऑफ बहुत ज़्यादा गई थी, तो पिछली बार आपकी वैकेंसी भी कितनी आई थी? बहुत कम आई थी ना। तो इस बार आप सब तैयारी करिए, ठीक है, और बढ़िया से, और हमारे चैनल को, टेलीग्राम चैनल को और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें आपको PYQ पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि PY से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उससे आपको पता चलता है आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, मैं अपनी बात आप सब तक कन्वे कर पाया हूँ। ठीक है, अगर आप यहाँ तक देख रहे हो और हमें सब्सक्राइब कर रहे हो तो उसके लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।